Welcome to the class 12 of amalgamation. In this video, we are going to see the methods of amalgamation in case of new company accounting. दो मेथड होता है, purchase method and merger method. Okay, so let's see. Let me share my screen. Okay, so ES14 अमालगमेशन के लिए बनाया गया है. अमालगमेशन की अकाउंटिंग कैसे होगी, ये ओल्ड कंपनी के बारे में तो कोई मेथड सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ओल्ड कंपनी को करना क्या है, उसने अपना बिजनेस बेच दिया, उसको परचेज कंसिडरेशन मिल गया, बुक्स क्लोज कर दिया, मैटर एंड्स. बट न्यू कंपनी को बोलता है तुम्हें आगे बिजनेस कंटिन्यू करना है, बुक्स भी मेंटेन करना है. तो न्यू कंपनी के लिए उसने दो मेथड सजेस्ट किए ES14 में. एक मेथड को हम बोलते हैं परचेज मेथड, और दूसरे मेथड को बोलते हैं मर्जर मेथड. ऑल्दो हमारे सिलेबस में, एग्जाम्स में ग्रेजुएशन लेवल पे परचेज मेथड ही आता है, बट मर्जर मेथड क्या है ये पता होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव में इसका कुछ पॉइंट पूछ सकते हैं. ओके, तो मर्जर मेथड क्या है, इसकी ना 5 कंडीशंस मेंशन की है. ES14 में 5 कंडीशन बताया, अगर ये पांचों कंडीशंस फुलफिल्ड है तो फिर जो अमालगमेशन होगा वो मर्जर मेथड से होगा. अगर पांचों कंडीशन में से एक भी कंडीशन मिसिंग है, फुलफिल नहीं हो रहा है, तो फिर वो परचेज मेथड से आंसर आएगा. ठीक है, परचेज मेथड से उसका आंसर प्रेजेंट करेंगे. तो पहले वो कंडीशन समझते क्या है. ठीक है, ES14 मेथड्स ऑफ अमालगमेशन फॉर न्यू कंपनी ओनली. ये बात ओल्ड कंपनी पे लागू नहीं होती है, जो बात बोलने जा रहे हैं ये न्यू कंपनी के लिए. पहले हम मर्जर मेथड की बात करते हैं. इसका दूसरा नाम है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. तो कुछ बुक्स में आपको यू विल फाइंड पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, मतलब मर्जर मेथड ही है. कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर मर्जर. नंबर वन, होल्डर्स of at least 90% face value of equity shares shall agree for the amalgamation. वो इस अमालगमेशन के लिए एग्री करनी चाहिए. सर 90% ही क्यों, देखो 100% तो एग्री नहीं हो सकते. कोई कितना भी अच्छा काम करे, है ना, उसमें कमी निकलने वाले कुछ लोग तो मिल ही जाते हैं. तो अमालगमेशन हो रहा है शेयर होल्डर के फायदे के लिए, तो एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर एग्री करने चाहिए. 10% हो सकते हो एग्री ना करें, उनको डिसेंटिंग शेयर होल्डर बोलते हैं. सर ऐसे शेयर होल्डर को क्या करते हैं, उनको कैश दे के कंपनी से निकाल देते हैं. ठीक है, बट 90% लोग एग्री करने चाहिए. अगर 90% लोग एग्री नहीं कर रहे तो फिर ये फिर परचेस मेथड होगा, मर्जर मेथड नहीं होगा. क्या मतलब है इसका, सर 90% एग्री कर रहे हैं, अगर 90% एग्री करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स मस्ट बी गिवन इक्विटी शेयर्स. जो लोग परचेज कंसिडरेशन में क्या होता है, कभी कैश दे देते हैं, कभी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. बट इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स ही मिलना चाहिए मर्जर में. कैश कैन बी गिवन फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स. कभी ना एक्सचेंज रेशियो दिया रहता है, फॉर टू शेयर्स विल बी इशूड फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड. वैसे कुछ एक्सचेंज रेशियो दिया रहता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हम लोग निकालते हैं कभी फ्रैक्शन में आ जाता है. तो क्या करें फिर, शेयर्स तो पार्ट में इशू नहीं हो सकता, तो फ्रैक्शन के लिए कैश दे दो. लेकिन इक्विटी शेयर्स को परचेज कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर्स ही इशू करना है, ये इसकी कंडीशन है. तो 90% फेस वैल्यू शेयर्स किसी एक के पास होना चाहिए, जरूरी नहीं है. कई लोगों का मिला के 90% शेयर्स हो रहा है, तो वो सारे शेयर होल्डर्स एग्री कर रहे हो इस स्कीम पे. ओके, और उनको इक्विटी शेयर्स को बदले में इक्विटी शेयर्स ही मिल रहा है. ये दो कंडीशन इक्विटी शेयर्स को लेके था. अब दो कंडीशन एसेट्स और लायबिलिटी को लेके है, 3 और 4. क्या बोला है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑल वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग रिजर्व्स टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी. न्यू कंपनी सारे एसेट्स लायबिलिटी लेके जा रहा है, इंक्लूडिंग रिजर्व्स भी जा रहा है. अभी तक हम लोग ने जो क्वेश्चन किए उसमें एसेट्स और लायबिलिटी लिया है, रिजर्व्स नहीं लिया. न्यू कंपनी का पहले दो क्वेश्चंस कराए ना, उसमें परचेज कंसिडरेशन देखो, एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर, उसमें रिजर्व्स नहीं लिया था, बट यहाँ पे रिजर्व्स भी टेक ओवर होगा. ओके, क्योंकि ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी बोला. assets and liabilities to be taken over at book value. थर्ड पॉइंट में क्या बोला, सारे एसेट्स लेने हैं ऑल और बुक वैल्यू को. अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा हमने, कई सारे एसेट्स लायबिलिटी का रीवैल्यूड फिगर लिया था, एग्रीड वैल्यू जिसको बोलते हैं. ओके, और जिसका वैल्यू नहीं होता तो बैलेंस शीट से लेते हो, उसको ही एग्रीड वैल्यू मान लेते. बट यहाँ पे बुक वैल्यू पे ही जाना चाहिए, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में तुमको किसी एक एसेट या लायबिलिटी का रीवैल्यूड फिगर दे दिया ना,
तो फिर वो क्वेश्चन मर्जर मेथड का नहीं हो सकता। ये बहुत ही सिंपल तरीका है आइडेंटिफाई करने का, क्वेश्चन मर्जर मेथड से सॉल्व हो रहा है कि परचेस मेथड से। तुमको क्वेश्चन में एक भी एसेट लायबिलिटी का रीवैल्यूड फिगर दे दिया, तो फिर ये कंडीशन पिट गई ना। और बोला पांचों कंडीशन में से एक भी कंडीशन पिट गई तो मर्जर नहीं होगा, पांच की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाता है। और लास्ट वाला, बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी शुड बी कंटिन्यूड बाय न्यू कंपनी। न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू करे। कई बार ऐसा होता है हमने किसी कंपनी को खरीद लिया, बट वो जो कंपनी बिजनेस कर रही थी वो बिजनेस हमने बंद करके नया बिजनेस चालू कर दिया। वैसा नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ में हो सकता है वैसा, अगर ऐसा होगा तो वो परचेस मेथड से सॉल्व होगा, मर्जर नहीं। मर्जर के लिए तो बोला है ओल्ड बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए एटलीस्ट 4-5 साल के लिए। ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर होता है वही सेम बिजनेस कंटिन्यू करना। राइट। तो अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसको बोलते हैं हम लोग मर्जर मेथड। अगर इसमें से एक भी कंडीशन मिसिंग है, तो इफ एनी कंडीशन ऑफ मर्जर इज नॉट सेटिस्फाइड देन फॉलो परचेस मेथड। तो हम लोग इसको परचेस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, परचेस मेथड का अकाउंटिंग मैंने सिखाया, जो आपको न्यू कंपनी का अकाउंटिंग सिखाया वो परचेस मेथड का ही सिखाएगा। जो स्टेप सिखाए थे 9 वो परचेस मेथड के थे, बट मर्जर मेथड की अकाउंटिंग नहीं सिखाई है। तो आज मैं उसकी अकाउंटिंग डिस्कस कर देता हूँ। बहुत सारे एंट्रीज सेम है, जहाँ पे डिफरेंस है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इसके क्वेश्चन तो एग्जाम में आते नहीं, तो इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल सम्स नहीं करवाने वाला हूँ। तो ये हो गया आपका AS14 का 5 कंडीशंस रिगार्डिंग मर्जर। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर मर्जर मेथड से सॉल्व करना होगा तो हमें एंट्रीज क्या पास करनी होगी। तो वो मैंने यहाँ पे रखी है। न्यू कंपनी अकाउंटिंग, और ये न्यू कंपनी अकाउंटिंग एज पर मर्जर मेथड दिख रहा है आपको, ये कूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, मर्जर मेथड। इसी का दूसरा नाम है कूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो इसमें बहुत सारी एंट्रीज तो सेम आने वाली है, कहीं कहीं पे डिफरेंस होगा। तो जो डिफरेंस वाला है वो पार्ट देख लेते हैं। पहला स्टेप तो सेम रहेगा, रिकॉर्ड बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेट। ये परचेज मेथड में भी था, मर्जर मेथड में जो सेम है मैं टिक करके आगे बढ़ रहा हूँ, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। डिफरेंस आएगा सेकंड एंट्री में। क्या डिफरेंस आएगा, वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व्स भी आएगा, उधर रिजर्व्स नहीं आता था, यहाँ पे रिजर्व्स भी आएगा। ठीक है, बिजनेस परचेज तो आता ही था वो कैंसिल करने के लिए। ठीक है, अब डिफरेंस, अगर डेबिट में डिफरेंस आएगा ना तो वहां पे हम लोग परचेज मेथड में गुडविल लिखते थे, यहाँ पे रिजर्व्स लिखेंगे। ये डिफरेंस है। परचेज मेथड में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग गुडविल अकाउंट में डेबिट करते हैं, बट मर्जर मेथड में अगर सेकंड एंट्री में डिफरेंस आया तो रिजर्व्स, ये रिजर्व्स न्यू कंपनी का होता है। ठीक है, ये रिजर्व्स है ना ओल्ड कंपनी का है, तो डिफरेंस जो आएगा वो रिजर्व्स न्यू कंपनी का है। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया तो कैपिटल रिजर्व, ये परचेज में भी था, क्रेडिट साइड का डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में जाता है। बट जहाँ पे डिफरेंस है मैंने उसको ब्लू कलर से मार्क किया है, बाकी सब उनको सेम लिखने वाला है। तो सेकंड एंट्री में डिफरेंस, और वो डिफरेंस ये है परचेज और मर्जर मेथड का। थर्ड एंट्री तो सेम है, पेमेंट ऑफ पीसी। परचेज में जो करते थे वो मर्जर में भी कर रहे हैं, लिक्विडेटर को डेबिट कर रहे हैं, उसको कैश में पेमेंट किया है या शेयर्स इशू किया है, जो भी उसको दिया रहेगा वो सब आ जाएगा। शेयर्स दिया है, प्रेफरेंस दिया है, डिवेंचर्स दिया है, वो सब आ जाएगा। फिर फोर्थ, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये भी सेम रहने वाला है। कोई लायबिलिटी का पेमेंट करने वाले हो तो जैसे परचेज मेथड से होता है वैसे यहाँ पे मर्जर मेथड में है। तो यहाँ पे कोई देखो जहाँ पे ब्लू कलर है वहीं पे चेंज है, तो ये तो सेम है। पेमेंट ऑफ ओन एक्सपेंस, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सपेंस से पे कर दो, एक्सपेंस टू कैश बैंक। ठीक है, चाहे परचेज मेथड हो या मर्जर। लेकिन सिक्स एंट्री में डिफरेंस है, ये एंट्री है किस बात का, पेमेंट ऑफ अमलगमेशन एक्सपेंस ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी का एक्सपेंस न्यू कंपनी पे कर रहा है। तो परचेज मेथड में हम लोग यहाँ पे ना गुडविल लिखते थे, गुडविल लिखते थे, बट मर्जर मेथड में गुडविल नहीं, रिजर्व्स। क्योंकि सेकंड एंट्री में जो डिफरेंस आता है वही लिखते हैं, तो सेकंड एंट्री में डिफरेंस हम रिजर्व्स में डाल रहे हैं ना, तो वही यहाँ पे आएगा रिजर्व्स। ये डिफरेंस है। ठीक है, रिजर्व्स को डेबिट करेंगे, गुडविल नहीं देंगे यहाँ पे। सेवेंथ, कैंसिलेशन ऑफ इंटर कंपनी डेट, ये सेम रहने वाला है। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लोन को डेबिट करेंगे, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल लोन गिवन से क्रेडिट करेंगे, तो ये सेम रहने वाला है। कैंसिलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम कैंसिल करते हैं प्रॉफिट तो परचेज मेथड में सेकंड एंट्री का डिफरेंस डालते थे, सेकंड एंट्री में अगर गुडविल आया तो गुडविल डालते थे, और कैपिटल रिजर्व आया तो कैपिटल रिजर्व डालते थे। ठीक है, दोनों में से कोई एक।
लेकिन यहाँ पर रिजर्व ही डालेंगे, गुडविल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड एंट्री में गुडविल कहाँ आ रहा है इसमें। ओके, और लास्ट वाला एंट्री, कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, इधर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी कवर्ड इन स्टेप 2। हम परचेज मेथड में एसेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करते, रिजर्व्स नहीं रिकॉर्ड करते, बट मर्जर मेथड में हम सेकंड एंट्री में एसेट लायबिलिटी के साथ रिजर्व्स भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो रिजर्व्स भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो अगर रिजर्व्स रिकॉर्ड कर लिया है तो आगे ऑलरेडी अलग से कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलग से एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब मर्जर मेथड है तो 8 स्टेप में ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैरी फॉरवर्ड की। बोलो बात समझ में आई, यस और नो। तो अब जाके अमालगमेशन चैप्टर मेरे साइड से कंप्लीट हो गया है। आप और प्रैक्टिस करें। ठीक है, और आपको कहीं पे डाउट है, डिफिकल्टी है, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके लिखो, बट वीडियो को वायरल कर दो। ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।